विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश हैं और ऐसे में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय कर चले हम फिदा। ये एक गीत है जो कि कैफी आज़मी द्वारा रचित है। कैफी आज़मी इस अध्याय के यानी इस गीत के यहाँ पर कविता के रूप में है तो हम कहेंगे ये कवि है। इस अध्याय के हमने 2 भाग बनाए हैं। पहले भाग में हम कवि परिचय और इस गीत का पहला अंश जिसका सरलाट करेंगे और दूसरे भाग में बाकी शेष अंशों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए आत्म बलिदान तक करने को तत्पर हो जाता है। सच्चे मनुष्य की परिभाषा क्या कहेंगे कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए आत्म बलिदान यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इस श्रेणी में सैनिकों का स्थान सर्वोपरि है और मनुष्य की इस श्रेणी में जो क्षेत्र है, जो श्रेणी है, उनमें ये बलिदान कौन कर सकता है? सैनिक लोग। अधिकतर देखते हैं कि हम सैनिक लोग इस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। वे दूसरों की सुरक्षा के लिए यानी दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणोत्सर्ग तक करने से पीछे नहीं हटते। अपने देश हेतु बलिदान होने में भारतीय सैनिकों का स्थान अतुलनीय है। यानी अगर हम सैनिकों की बात कर रहे हैं तो वो अपने प्राणों तक को बलिदान कर सकते हैं दूसरों की सुरक्षा के लिए और अपने देश को बचाने के लिए बलिदान करने का उनका जो कार्य है वो बहुत ही अतुलनीय है। इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। यहाँ एक उदाहरण भी देख सकते हैं। सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारतीय सैनिकों की वीरता देखते ही बनती थी। जिस समय 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था तब भारतीय सैनिकों की जो वीरता है, जो साहस है, उनकी जो विशेष गुण है उस समय देखा जा सकता था। संस्थानों की कमी के यानी साधन उपयोग में लिए जाते हैं उनकी कमी थी, उसके बावजूद भी हमारे सैनिक जो थे वो वीरतापूर्वक लड़े यानी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म, ये जो युद्ध बताया जा रहा है वो सन 1962 का है जो चीनी आक्रमण का था और इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो फिल्म बनी जिसका नाम है हकीकत। इस फिल्म का निर्माण किया गया था जिसमें सैनिकों की भावनाओं को शब्द देते हुए यानी सैनिक लोग हैं जो उन सैनिकों की भावनाएं हैं, फीलिंग हैं, उनको इस हकीकत फिल्म में दर्शाया गया है। उसकी भावनाओं को शब्द देते हुए गीत लिखने का कार्य प्रसिद्ध शायर जिसका नाम है कैफी आज़मी, इन्होंने सैनिकों की भावनाओं को उत्प्रेरित किया है अपने इस गीत में। आइए उन्हीं की लिखी एक नज़्म पढ़ते हैं, कर चले हम फिदा। कैफी आज़मी का वास्तविक नाम देखा जाए तो हम कहेंगे अतहर हुसैन रिजवी। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। 1919, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जानते हो उत्तर प्रदेश भारत के किस साइड आता है? ऊपर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कौन से गांव में? मजमा गांव में हुआ था। गांव के सरल वातावरण में ही उन्हें कविताएं पढ़ने का शौक लगा। यानी उस समय साधारण वातावरण था, अपना जो बैकग्राउंड है वो सरल था, उसके बावजूद भी उनको कविताएं पढ़ने का शौक लग गया था। बड़े भाइयों के प्रोत्साहन से वे मात्र 11 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखने लगे। धार्मिक रूढ़िवादिता से परेशान कैफी साम्यवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। उस समय जो धार्मिक रूप से रूढ़िवादिता चली आ रही थी, परंपराएं चली आ रही थी, उससे परेशान हो गए थे और उससे परेशान होकर वो साम्यवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। यानी उनके नज़रिए से समाज में धार्मिक रूढ़िवादिता का खंडन हो जाना चाहिए, इसलिए वो साम्यवादिता की तरफ बढ़ गए। सन 1943 में साम्यवादी दल ने मुंबई कार्यालय शुरू किया। जब साम्यवादी जो दल था, ग्रुप था, उसने मुंबई कार्यालय शुरू कर दिया था। कब? 1943 में, ठीक है। और उन्हें जिम्मेदारी देकर भेज दिया था। किसे? कैफी आज़मी को जिम्मेदारी दे दी गई थी। यहाँ आकर कैफी ने उर्दू जनरल यानी कि मजदूर मोहल्ला का संपादन किया। एक उर्दू भाषा में लिखा गया था तो उसका शीर्षक है मजदूर मोहल्ला। वो उस समय उसका संचालन यानी संपादन करने लगे। अपनी कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों के लिए भी बेहतरीन गीत लिखे हैं। न केवल कविताएं लिखी है बल्कि फिल्मों में डालने के लिए बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को उनका निधन हो गया था। कैफी आज़मी के 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यानी कविताओं का जो समूह है, कविता संग्रह, वो कुल मिलाकर 5 माने गए हैं। झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो। उनके रचना कार्य में यानी कि रचनाकर्म के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उनके गीतों के लिए अनेक बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
उनकी रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से तो भरपूर थी ही, उनमें संवेदनशीलता और कोमलता का भी समावेश देखा जा सकता है। यानी जब हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं सामाजिक विषय से संबंधित तो थी, राजनीतिक भी थी, लेकिन उनकी रचनाओं में हम देखते हैं संवेदनाओं यानी भावनाओं, फीलिंग्स, उनका कोमलता से समावेश देखा जा सकता है। यानी हृदय को छूने वाले भावों को भी दर्शाया गया है। उनकी भाषा उर्दू और उर्दू शब्दावली युक्त हिंदी रही है, यानी हिंदी तो है ही है, उनमें उर्दू शब्दों का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। तो जो यहाँ पर रचनाएं बताई है, आवारा, सस्ते और सरमाया, ये क्या है? ये इनकी कविता संग्रह है। और फिल्म गीतों का संग्रह क्या है? मेरी आवाज़ सुनो। बच्चों, अभी आपको इस कविता के शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रस्तुत गीत है वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। ये हमने आपको बता दिया है। ये ऐसे सैनिकों की हृदय की आवाज़ को बयां करता है जिन्हें अपनी देशभक्ति पर गर्व है। इसी के साथ ही उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएँ भी हैं। उन्हें अपेक्षाएँ हैं जो कि वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। अतः हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश और देशवासी के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह करें। तो चलिए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर इस फिल्म का एक गीत प्रस्तुत करूँगी, जिससे आपको इस कविता के वाचन में कोई परेशानी नहीं होगी और आप उस कविता के अर्थ को मार्मिकता से अच्छे से समझ पाएंगे। यानी आपको हर एक पंक्ति, हर एक शब्द का अर्थ आपको अपने जहन में याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। जानो तन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों, चले हम फिदा। जानो तन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों।
बच्चों, इसका एक अंश जो है वो छूट गया था, इसलिए हम उसे एक बार सुन लेते हैं। बच्चों, इसका एक अंश छूट गया था, इसे हम सुन लेते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उम्मीद है बच्चों आपने ये गीत ध्यानपूर्वक सुना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी हम आपके इस अध्याय को एक बार विस्तार से देख लेते हैं। सार रूप में भी हम इसके सारांश को देखते हैं कि इस गीत में क्या बात बताई गई है। आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ शब्दार्थ दिख रहे हैं, आप एक साथ भी इन्हें नोट कर सकते हैं और अन्यथा हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे हम उसमें देख लेंगे। तो गीत का सार है कि कर चले हम फिदा, जो शीर्षक नाम का गीत है वो कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखित एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। यानी लिखा किसने है? कवि जो कैफ़ी आज़मी है, और ये देशभक्तिपूर्ण गीत है। यानी इस गीत को जब आप सुनते हो तो आप में एक देशभक्ति के प्रति उत्साह और जोश भर जाता है। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज़ को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। सैनिकों ने देशवासियों को भी देश का मर मिटने की प्रेरणा दी है। इस गीत में आप देखते हो कि जो देशवासी हैं उनको संबोधित करते हुए सैनिक कहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब हम अपनी सांसें खत्म कर रहे हैं, यानी कि अब हमारा शरीर यहीं नष्ट हो रहा है, हमारे शरीर में कोई भी प्राण अब नहीं बचा है, तो अब ये जो देश है उसकी रक्षा का भार जो है वो अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें अब इसकी बागडोर झेलना है। ठीक है, तो सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहते हैं कि वे तो देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी तो भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा। ऐसे हालत में भी उन्होंने दुश्मनों से पीछे नहीं हटे, दुश्मनों से लड़ाई जारी रखी और उन्होंने देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया है। आप देख ही रहे हैं, ये जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो अपने सैनिकों के हैं, उनके बलिदानों के दृश्य देख सकते हैं। नवयुवकों का आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी ही आता है। यानी हम देशवासियों के जीवन में ये मौका, सुनहरा मौका बहुत कम चांस में मिलता है कि अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर किया जाए। अतः नवयुवकों को अपनी जवानी को देश की रक्षा में लगा देना चाहिए। जो नवयुवक है, जो नौजवान युवा वर्ग है, उनको अपनी जवानी को यानी अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना है, ताकि जीवन के इस पड़ाव पर जब वो युवा हो, उस पड़ाव पर जितनी शक्ति उस जीवन की उस युवा अवस्था में मौजूद होती है यानी मिलती है, वो अपनी पूरी ताकत इस जवानी को देश की रक्षा के लिए लगा देनी चाहिए। देश पर कुर्बान होने की खुशी तो जीत से भी बढ़कर है, क्योंकि जब आप कोई काम में जीत जाते हो तो जो खुशी आपको मिलती है उससे कई गुना बढ़कर है देश के लिए कुर्बान हो जाना, प्राण न्यौछावर कर देना। अतः देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम देशवासियों की मौत की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम देशवासियों को देश की रक्षा के लिए हमेशा जब भी मौका मिले तत्पर रहना चाहिए, अपने प्राणों की बलि दे देनी चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये सैनिक लोग भी अपने परिवार से बंधे होते हैं, देश से बंधे होते हैं। वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात हो, तो वो अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी दैनिक रूटीन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनको छोड़कर वो हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं। तो क्यों ना अगर हमें ये मौका मिले तो हमें भी इस कार्य के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सैनिक देशवासियों को कहते हैं कि दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए उन्हें अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। देशवासी क्या कहते हैं कि जो दुश्मन है वो रावण है और उसको रोकना है, हमें देश में आने के लिए रोकना है, युद्ध करने से रोकना है। तो उसके लिए जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, रावण आता है और सीता का हरण करना चाहता है। तो उस समय जो लक्ष्मण है वो जो रेखा खींचता है, लक्ष्मण रेखा बाउंड्री खींचता है, जिससे क्या होता है उसकी सुरक्षा हो सके, ताकि कोई भी दुश्मन उस पर अगर आक्रमण करता है, उसको लेना चाहता है, तो वो उस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो वही बात कहते हैं कि हम देशवासियों को अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए। सीता के समान पवित्र भारतभूमि, और भारतभूमि किसके रूप में बताया, जो सीता देवी है
वो हमारी क्या है, भारत भूमि है। तो जैसे लक्ष्मण रेखा से सीता की रक्षा की गई, वैसे ही हम भी अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचकर अपनी धरती की, अपनी भारत भूमि की रक्षा कर सके। तो पवित्र भारत भूमि की तरफ बढ़ने वाले प्रत्येक हाथ को तोड़ डालना चाहिए। कौन से हाथ? जो उस रावण का हाथ बढ़ता है सीता रूपी भारत भूमि को हरण करने के लिए, तो उस दुश्मन के हाथ हमें तोड़ डालने चाहिए। उन्होंने तो अपने आप को, यानी कौन, सैनिकों की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया। अब ऐसी ही अपेक्षा उन्हें अपने देशवासियों पर भी हो रही है कि वो तो अपने कार्य को कर चुके हैं, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद जो कार्य बचा है वो अब हमारे ऊपर है, यानी ये कार्य जो है, कार्यभार है, वो अब देशवासियों को सौंप रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हम सीधे पाठ की तरफ चलते हैं। तो इस पाठ का पहला अंश देखते हैं। हम पहले संदर्भ समझेंगे। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ यानी ये जो अंश लिया है, पहला टुकड़ा, वो कहाँ से लिया गया है। तो हम बताएंगे पहले पुस्तक का नाम, प्रस्तुत नज्म कौन सी, हमारी पाठ्य पुस्तक, इसको नज्म बोलेंगे। ठीक है। स्पर्श के कर चले हम फिदा पाठ से अवतरित है। इसकी प्रणेता यानी रचनाकार कौन है? जो प्रगतिशील हैं, जो लोगों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो उनको टाइटल दिया गया है प्रगतिशील है। वो उर्दू शायर भी है, इसलिए वो कौन है? कैफी आजमी है। तो हमने कवि का नाम, पाठ का नाम और पुस्तक का नाम दे देना है। किसमें? संदर्भ में। संदर्भ मतलब कहाँ से ये लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रसंग की बात। प्रसंग का अर्थ होता है, या कहे सप्रसंग, प्रसंग के साथ हमें व्याख्या करनी होती है। तो प्रसंग का मतलब जो ये नज्म ली गई है उसमें कौन सी बात जुड़ी हुई है वो बतानी है, कौन सा टाइटल है, कौन सा विषय दिया गया है, इसके आगे पीछे की बात जोड़नी है। तो प्रस्तुत नज्म 1962 की चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। ये इसके संदर्भ में, इसकी विषय के बारे में बताना है, टॉपिक के बारे में बताना, प्रसंग के बारे में बताना है। इस नज्म में मातृभूमि पर बलिदान होने वाले सैनिकों के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। जो इस नज्म में बात बताई गई है, वो मुखड़ा, वो बात, प्रमुख बात मुख्य तौर पर प्रसंग में हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसका भावार्थ कर लेते हैं। आप भी अपनी पुस्तक निकाल कर उसको पेंसिल से शब्दों के अर्थ नोट करें, ताकि आपको इसका सरलार्थ व्याख्या करने में आसानी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ है सबसे पहली पंक्तियाँ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कर चले हम, यहाँ पर कौन कह रहे हैं? सैनिक लोग कह रहे हैं, सिपाही लोग कह रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। साथियों देशवासियों को कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राण, जानो यानी प्राण और तन यानी शरीर, इन दोनों को त्याग चुके हैं, बलिदान कर चुके हैं, न्यौछावर कर चुके हैं। तो फिदा का अर्थ होता है न्यौछावर। ठीक है, आप इनके शब्दों के अर्थ भी साथ साथ में लिखिए, ताकि इन शब्दों को बनाकर ही हम व्याख्या करेंगे। जानो तन साथियों, साथियों किसके लिए कहा गया? देशवासियों के लिए कहा गया। यहाँ हम कौन है? हम यहाँ पर सैनिक हैं। ठीक है, तो वो सैनिक जो युद्ध भूमि में घायल हो गए हैं, अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, वो हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इन युवकों को कह रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि हमने तो अपने प्राण और तन यानी शरीर न्यौछावर कर लिया है देश के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये जो वतन है, देश है, राष्ट्र है, वो तुम्हारे हवाले हम सौंप रहे हैं। उसकी सुरक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे कौन? देशवासियों के ऊपर है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? दो दो पंक्तियों के शब्दों के अर्थ जानते हुए हम इसको आपस में अर्थ बनाकर समझेंगे ना, तो आसानी से आपको इसका भावार्थ बनाना आ जाएगा। सांस थमती गई, नज्म जमती गई। अब वो जो देशवासी हैं, जो सिपाही हैं, वो कहते हैं कि उनका मातृभूमि की रक्षा करते करते, युद्ध करते करते उनकी सांस अब थमती जा रही है, यानी अब वो अंतिम सांसें तक पहुंच गए हैं। नज्म यानी उनकी नसें जो है वो ठंड के कारण जम गई हैं। तो यानी कि वो अपनी कंडीशन बता रहे, अपनी हालात बता रहे हैं। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब वो बता रहे हैं कि हमने देश की रक्षा के लिए अंतिम स्तर तक हम लड़े हैं। हमने फिर भी मतलब उन दुश्मनों का सामना करते करते बिल्कुल भी हारे नहीं है, एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसी हालत होने के बावजूद भी हमारी नसें काम करना बंद कर गई है, उसके बावजूद भी हम अपने लक्ष्य कदम पर बढ़ते गए हैं। हम लड़ाई को जारी रख रहे हैं, हम एक कदम भी रुके नहीं हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कहने का अर्थ है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है कि उनके सिर कट गए हैं, यानी कि उनको दुश्मनों के सामने अब क्या हो रहा है, उनके शरीर को त्यागना पड़ रहा है। तो इस बात का उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है उन्हें कि सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कि हमने मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने इस लक्ष्य को जारी रखा देश की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए। यानी कि हिमालय यहाँ पर देश की शान, मान, आन बान कह सकते हैं। तो उसकी इज्जत को बनाए रखने के लिए, उसकी इज्जत को हमने झुकने नहीं दिया है, यानी देश का मान सम्मान जो है उसे हमने बनाए रखा है, किसी भी रूप में उसे गिरने नहीं दिया है, उसके सिर को झुकने नहीं दिया है। मरते मरते रहा बागपन साथियों। बागपन का अर्थ है कि हमारी जो जवानी थी, हमारा जो साहस था, वो मरते मरते यानी अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक बना रहा है। साथियों यानी उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, देशवासियों को कह रहे हैं कि हमने अपनी अंतिम सांस तक भी अपनी जवानी, अपना साहस बनाए रखा है, हिम्मत नहीं तोड़ी है। अब ये देश जो है वो तुम्हारे हवाले किया जा रहा है, तुम्हें सौंपा जा रहा है। इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, यानी देशवासियों के हाथ में है।
ठीक है बच्चों, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस गीत में भी देखा था। तो एक बार फिर से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, युद्ध भूमि में देश पर प्राण न्यौछावर करने वाला भारतीय सैनिक अन्य भारतीयों से कहता है कि हे साथियों, दूसरे सैनिकों ये भारतीयों से कहता है कि तुम जाकर उन देशवासियों से कहना, हे साथियों, हम तो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर इस संसार से जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंप रहे हैं। हमारी सांस रुक रही है और नाड़ी जमने वाली थी, अर्थात मृत्यु सन्निकट यानी कि बहुत ही नज़दीक थी, परंतु हमने आगे बढ़े कदम को नहीं रुकने दिया, अर्थात हम अंत समय तक भी विजय के लिए सक्रिय रहे। हमारे सिर भले ही कट गए हो, परंतु हमने हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया, अर्थात चाहे हमें मृत्यु को ही गले लगाना पड़ा हो, परंतु हमने अपने देश के सम्मान की रक्षा की और मरते दम तक हमारा बागपन अर्थात वीर पुरुष का आकर्षण बना रहा है, जो साहस है वो बना रहा है। अब हम यह देश तुम्हें सौंप रहे हैं, अब तुम इसकी रक्षा करना, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। बच्चों, आप इसका शिल्प सौंदर्य भी देख लीजिए। शिल्प सौंदर्य मतलब जो कवि रचनाकार लिखता है वो कौन कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए लिखता है, तो उनकी विशेषताओं को हम कहेंगे शिल्प सौंदर्य। वो भाव सौंदर्य था, अब ये शिल्प सौंदर्य है। भारत चीन के युद्ध के समय के जो मृत्यु के सन्निकट सैनिकों के उद्गार हुआ है, उसका मानविक चित्रण इस अंश में हुआ है, नज्म में हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मरते मरते शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे एक शब्द दूसरी बार आया, पुनरुक्ति प्रकार अलंकार यहाँ आएगा। हिमालय जिसमें हमने उसका मानवीकरण किया, एक इंसान के रूप में बताया है, एक इज्जत के रूप में माना है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। वीर रस का अद्भुत यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी अभूतपूर्ण प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं। वीर रस, वीर यानी जोश, लड़ाई वाली बात, ठीक है, युद्ध में जो देखी जाती ताकत उसको, और गुण जो है वो ओज गुण यहाँ पर भरा हुआ है। इसको हम गाकर देख सकते हैं, तो ये गेय शैली के रूप में हम कहेंगे, और यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का भी सहज प्रयोग हुआ है। उम्मीद है बच्चों आपको ये नज़्म जो अभी तक हमने पहले पढ़ी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे पॉज करके भी समझ सकते हैं। इसी के दूसरे भाग में हम बाकी की नज़्मों को पढ़ेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।